हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशनल स्ट्रीम। और आज हम आ गए हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 के पार्ट 5 पर। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो थर्ड ई स्टेट है 18th सेंचुरी में जो न्यू एमर्ज हुआ था, वो वर्सेल में जो टेनिस कोर्ट है वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, टेनिस ओथ लेता है और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देता है। उसने ओथ ले लिया, सब कुछ हो गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ है। एबेसिया ओरिजिनली अ प्रिस्ट। एबेसिया एंड मीरा बेग के बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि वही रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड ई स्टेट के। वो एबेसिया जो थे वो ओरिजिनली वो एक प्रिस्ट थे जिन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखा था, व्हाट इज़ थर्ड ई स्टेट। एबेसिया ने लिखा था इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट, व्हाट इज़ थर्ड ई स्टेट। वेल द नेशनल असेंबली वॉज busy at Versailles drafting a constitution. The rest of the France settled with turmoil. A severe wind had meant a bad harvest. The price of bread roses. Often breakers exploited the situation of the hoarded supplies. After spending hours in long queue at the bakery, crowd of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered the troops to move into Paris. अब यहाँ पर आप देखो क्या हुआ है। हमने देखा कि एबेसिया ने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिख दिया है। अब वर्साइल में क्या हो रहा है, नेशनल असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी हो गई है। सर्वर विंटर किसका टाइम चल रहा है, विंटर का टाइम चल रहा है। और एक बैड हार्वेस्ट हुई है। बैड हार्वेस्ट जो क्रॉप से हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। बेकरी पर लंबी लंबी क्यूज़ हैं, वुमेंस वहाँ पर लाइंस पे लगी हुई हैं। अब क्या हो गया, बहुत देर से लगी हुई है तो उनका एंगर वो हो जाता है, फट जाता है और वो लोग वहाँ पर लग जाते हैं झगड़ा करने। अब क्या होता है, उसी टाइम पर किंग अपने ट्रूप्स को कहता है कि तुम सिटी में जाओ, पेरिस सिटी में जाओ। 14 जुलाई द एगिटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टिल। हमने लास्ट नहीं पढ़ा था, स्टार्टिंग में जो हमको बताया कि होल स्टोरी वॉज अबाउट दैट उसमें हमने देखा था 14 जुलाई को बेस्टिल व्हाट इज़ बेस्टिल इज़ जनरली अ जेल विच प्रूव्स डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, जो किंग की डेस्पोटिक पावर के लिए जाना जाता था। इन द कोर्ट कंट्री साइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम द विलेज टू विलेज दैट लॉर्ड ऑफ मैनर यहाँ पर है एन ई स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड लैंड एंड हिज मेंशन हैड हायर्ड बैंड ऑफ who were on their way to destroy the ripe crop। अब क्या हो रहा है कि वो लोग आ रहे हैं हमारी जो राइप पकी हुई क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। Caught in the frenzy tear, peasants in several districts seized hoe and pitched frog and attacked Chetiqueus। Chetiqueus है कैस्टल और रेजिडेंट बिलोंग टू किंग और नोबलमैन के जितने भी सारे कैस्टल्स थे ना, कैस्टल पता है ना आपको, ऐसे जिसमें वो रहते हैं मैरी टाइप्स, उन पर क्या करते हैं लोग जाते हैं और अटैक कर देते हैं। ठीक है, लोग उस पर जाकर अटैक कर देते हैं। द लूटेड हॉर्डेड ग्रेन अब ग्रेन लूट रहे हैं क्योंकि क्या है, विंटर का टाइम है तो हार्वेस्ट इतनी अच्छी नहीं हुई है, इसलिए वो लोग ग्रेन लूट रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स ये सब जो भी सब कुछ है ना, उन सबको तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, मतलब डिस्ट्रक्शन मचा रहे हैं। फेस विद द पावर ऑफ रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट, लुइस 16 फाइनली accorded recognition to the नेशनल असेंबली की उसने फाइनली बात मान ली और एक्सेप्ट कर लिया। जो भी उसका जो प्रिंसिपल था वो सब चेंज हो गया। और 4 अगस्त 1789 में देखो, थोड़ा सा सेक्शन को क्लीन करते हैं। अब देखो 4 अगस्त 1789 में द असेंबली पास्ड द डिग्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम। कब? 4 अगस्त 1789 में सारी की सारी फ्यूडल प्रिविलेजेस जो है ना वो हट गई। ऑब्लिगेशन ऑन टैक्सेस, मतलब जो टैक्सेस फर्स्ट और सेकेंड ई स्टेट को नहीं देने पड़ते थे ना, देवर एग्जेम्प्टेड टू पे टैक्सेस, अब वो उनको देने पड़ेंगे टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस अब उनको देने ही पड़ेंगे जो फर्स्ट और थर्ड ई स्टेट है। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। जो क्लर्जीज है, क्लर्जीज याद है ना आपको, जिनका स्पेशल फंक्शन कहाँ पर है, चर्च में, जो उनका स्पेशल स्थान है, जो भी वट एवर दे आर,
थाईथीज वर अबॉलिश्ड, थाईस जो उनका टैक्स लेवीड बाय चर्च था ना, वो भी हटा लिया गया है. एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर असर्ट वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लिवर्स. ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ. फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्यों बन गया? क्योंकि 1789 में क्या हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया. हाँ, मतलब जैसे जो नेशनल असेंबली ने ही फॉर्म किया था पावर को लिमिट करने के लिए मोनार्की की, बट ऐसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो था बट डेमोक्रेटिक नहीं थी. ठीक है, रिपब्लिक नहीं थी जैसे वो लोग यूज़ करते हैं अपना वर्ड, रिपब्लिक नहीं थी वो. नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. 1791 में उन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग है सब खत्म कर लिया. किसने? नेशनल असेंबली ने. उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का था मोनार्की की पावर को लिमिट करने के लिए. ठीक है, दीज पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary. This made France a constitutional monarchy. इस चीज़ ने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया. यहाँ पर ये देख रहे हो, ये हमको बता रहा है कि उन्होंने उस टाइम पर कैसे कर दिया. देखो, पैसिव सिटीजन्स और एक्टिव सिटीजन्स के बारे में देख लो. पैसिव सिटीजन्स और एक्टिव सिटीजन्स का मतलब ये है, एक्टिव सिटीजन्स जिनके पास वोटिंग राइट है और पैसिव सिटीजन्स वो जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है. ठीक है, 3 मिलियन मेंस वुमेन्स और बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज के पास वोटिंग राइट नहीं है, पैसिव सिटीजन्स है. और एक्टिव सिटीजन्स वो लोग हैं, 4 मिलियन पॉपुलेशन है, 28 में से 4 मिलियन लोग ही वोट कर सकते हैं. ठीक है, अब क्या है ये? ठीक है, तो अब तो यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई ऐसा हुआ, मिनिस्टर्स हैं, कंट्रोलर डायरेक्ट नहीं इलेक्टिंग होगा, दैट. अब देखते हैं क्या हुआ. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. ठीक है, दिस सिटीजन्स वोटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स whose turn chose the assembly. Not all citizens however had the right to vote. सारे citizens के पास right to vote नहीं था. सिर्फ 25 years से जो ऊपर के लोग थे उनको था. और जो टैक्स पे करते हो, जो एक लेबर का वेज होता है ना, उसके जो एक लेबर का जो डेली वेजेस वर्कर है उसका 3 दिन का जो वेज होगा उसके माफिक जो भी टैक्स भरता है उसको वोटिंग राइट है. ठीक है, वो एक्टिव सिटीजन है. द रिमेनिंग जो बाकी के मेंस और सिटीजन्स हैं उनको कैसा माना जाता है? पैसिव सिटीजन्स माना जाता है. The quality as an elector and then as a member of assembly, a man had to belong the highest bracket of taxpayer. अब देखो, अगर बनना है किसका मेंबर, बनना है मेंबर ऑफ द असेंबली, तो क्या करना पड़ेगा? उस बंदे को है कि वो सबसे ज़्यादा टैक्सेस पे करे. मतलब उसका जो टैक्स का रिकॉर्ड है वो सही हो, एकदम टैक्सेस करता हो पे बहुत अच्छे से. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन. कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स ऑफ मैन था, राइट्स ऑफ सिटीजन था, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, क्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब नेचुरल जो राइट्स होते हैं ना लोगों के पास वो थे. ठीक है, दैट इज़ दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग. बर्थ मतलब कि कोई भी प्रिविलेज नहीं होगा बर्थ से, सबका सब इम्पॉर्टेंट होंगे. ये हम सबकी ड्यूटी है कि सभी जो लोग हैं, मतलब मान लो इसके सारे मतलब हर कोई पीपल्स जितने भी वहाँ पर उसमें रह रहे हैं सबकी राइट्स की प्रोटेक्शन करना वो हमारा धर्म है. यहाँ पे सोर्स सी दे रखा है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स को आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या है. ठीक है, 2 मिनट यहाँ पर ये भी देख लेना क्योंकि ये भी आजकल आपका एग्ज़ाम्स होने वाले हैं. तो डिक्लेरेशन ऑफ मैन दैट ये भी आ सकता है, ये भी पूछ सकते हैं. देखो यहाँ पर है, ये रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट है जीन पॉल मैरेट. देखो ये इसका एक MCQ बनता है कि किसने कहा था कि जो ये मतलब कहा कि रिप्रेजेंटिंग टास्क जो है ये रिचेस को मिलना चाहिए, तो किसने बोला था? जीन पॉल मैरेट ने कहा था. ठीक है, जीन पॉल मैरेट है, ये न्यूज़पेपर लिखने वाला है, उसने ही ये बोला कि रिचेस को देना चाहिए राइट. और ये पूरा वही है सेक्शन जो हमने ऊपर पढ़ा वही. अब ये कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स हैं, उनको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं. क्या है? ब्रोकन चेन, एक टूटी हुई चेन है, इसका मतलब है एक्ट अपॉन बिकमिंग फ्री. फ्री हो गए हो भाई तुम उसका. ये जो बंडल्स ऑफ ये देख रहे हो ना आप, ये बंडल, इसका मतलब है स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी. जो ताकत है वो यूनिटी में रहेगी. द आई विद इन अ ट्रायंगुलर रेडिएटिंग लाइट, ये दिखाता है कि नॉलेज और
कि जो सारे क्लाउड्स है इग्नोरेंस के वो हट जाएंगे। ये सिंबल है ना, ये दिखाता है रॉयल पावर को। एक स्नेक अपनी ही टेल को बाइट करके जो ये रिंग बना रहा है, ये सिंबल है एटर्निटी का, ठीक है, बीइंग, एंडिंग और बिगिनिंग या फिर एंड का, ठीक है। ये जो रेड कैप है ये स्लेव्स पहनते हैं जब वो लोग फ्री हो जाते हैं, टास्क अपॉन बिकमिंग फ्री फ्रॉम स्लेवरी, ओके। वाइट, ब्लू, रेड ये नेशनल कलर है फ्रांस का, जब उनका झंडा भी देखा होगा तो इसी कलर का होता है, फ्लैग एज। ये विंग्ड वुमेन दिखाती है लॉ, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, लॉ को अच्छे से पालन करें वो वाला। और ये लॉ टेबल दिखाता है कि लॉ सबके लिए इक्वल है और लॉ के सामने सब लोग इक्वल हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी पोस्चर है, एक्टिविटी पोर्शन। इसके आगे है ये फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो करें लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच। एंड दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय एजुकेशनल स्ट्रीम।